क्या बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? यह सवाल विधायक राजेंद्र भंडारी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद खड़ा हो गया है, जिसमें राजेंद्र भंडारी ने लिखा कि परिवर्तन बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, जिसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि राजेंद्र भंडारी ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी चीजें अब सामने आ रही है कि कांग्रेस छोड़ को लोग बीजेपी में जा रहे हैं, और अब ऐसे में एक और नाम सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और इसके पीछे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजेंद्र भंडारी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनमें उन्होंने लिखा कि परिवर्तन बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन उतना भी आवश्यक होता है। अब देखना होगा कि क्या राजेंद्र भंडारी बीजेपी में जाते हैं, जो अटकल इस वक्त लगाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र भंडारी जैसे सीनियर विधायक जो मंत्री भी रहे हो वो इस तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन दबाव बहुत है। लगातार उनकी पत्नी को बार बार पदच्युत किया जाता है, उनके ऊपर काफी किस्म के आरोप, जो वित्तीय अनियमितता के आरोप भी बीजेपी ने लगाए, और उनको 2 बार पद से हटाने का काम भी किया, जिसको वो हाई कोर्ट से फिर वापस वो लेके आए हैं। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि करवट ऊंट किस करवट बैठता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, राजेंद्र भंडारी की पोस्ट से बहुत कुछ साफ होता है, लेकिन कांग्रेस नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। क्या खबर इसे लेकर? बिल्कुल नीलू, राजेंद्र भंडारी का ये पोस्ट लगातार चर्चाओं में है, और राजेंद्र भंडारी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है, तो उनसे भी अभी प्रतिक्रिया में जानने की हम कोशिश करेंगे। राजेंद्र भंडारी जो गढ़वाल सीट है लोकसभा की, वहां 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और अकेले विधायक है वहां से कांग्रेस के। ऐसे में और खास बात यह कि जिस बद्रीनाथ सीट से वो आते हैं, वहां से उनके प्रतिद्वंदी जो महेंद्र भट्ट हैं, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में उस सीट अब बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं है, तो बीजेपी की कोशिश ये जरूर है कि राजेंद्र भंडारी अगर बीजेपी में आते हैं तो उनको सीट हर ओपन है। महेंद्र भट्ट कई बार ये बात कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक पार्टी छोड़कर आता है तो हम उन्हें चुनाव लड़ाने को भी तैयार हैं, और वो कमल के निशान पर चुनकर विधानसभा जा सकते हैं। तो अब जब जिस समय लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब शुरुआत होने वाली है और पीक पर अब प्रचार पकड़ेगा, तो ऐसे में कोशिश जरूर है बीजेपी की कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए। और राजेंद्र भंडारी का ये सोशल मीडिया पर कमेंट कहीं ना कहीं कई सवाल अब खड़े कर रहा है कि क्या राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं। और हालांकि कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी जरूर इस तरह की कोशिश करेगी कि ऐसे मौके पर जब लोकसभा चुनाव है उनके विधायक को जरूर तोड़ा जाए। तो ये सारी राजनीति है, पर देखना होगा कि क्या राजेंद्र भंडारी इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं या नहीं उठाते। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, जानकारी देने के लिए। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में 11:30 बजे से सीएम धामी की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। बेसिक शिक्षा में टीचरों की नियुक्ति के मानक बदले जा सकते हैं, और नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आज चर्चा हो सकती है। बातचीत करने के लिए सुनील इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आज कैबिनेट की बैठक, क्या अहम मुद्दे होंगे इस कैबिनेट के? देखिए नीलू, सबसे अहम मुद्दा तो बेसिक शिक्षा है, उसमें टीचरों की नियुक्ति के जो मानक सरकार करने जा रही है, वो एक अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो बेरोजगार हैं उनकी उम्मीदें इस डिसीजन पर टिकी हुई हैं। अभी तक बेसिक शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा में यदि आपको बतौर टीचर नियुक्त होना है तो बीएड की अनिवार्यता जरूरी थी कि आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए। लेकिन आज एक संशोधन प्रस्ताव आ सकता है जिसके जरिए बीएड की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जा सकता है, और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक बम्पर भर्तियों का दौर शुरू हो सकता है बेसिक शिक्षा विभाग में, क्योंकि बड़े पैमाने पर बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार संशोधन करने जा रही है। इसकी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण ये प्रस्ताव लटक रहा था। आज की मीटिंग में कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि निजी नाप भूमि पर जो पेड़ हैं उनमें कुछ प्रजातियों के पेड़ को काटने की सरकार अनुमति दे सकती है, यानी कि उसे फॉरेस्ट एक्ट से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से इन पेड़ों की एक प्रजाति को बाहर किया जा सकता है, जो आम किसान और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में
लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होने वाला है। सर्विस सेक्टर जो पॉलिसी है उसमें भी सरकार कुछ संशोधन प्रस्ताव ला रही है, तो कुल 1 से 1.5 दर्जन प्रस्ताव की उम्मीद है आज की कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से खबर, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। खेल, गृह, युवा कल्याण, वन विभाग में खिलाड़ियों की नियुक्ति मिलेगी। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आज नियुक्ति पत्र दी जाएगी खिलाड़ियों को। बताया जा रहा है कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें कि खेल, गृह, युवा कल्याण, वन विभाग में खिलाड़ियों को नियुक्ति मिल सकती है। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पर बीजेपी सीईसी की दूसरी बैठक होनी है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों को लेकर मंथन भी होगा। उत्तराखंड की बची हुई पौड़ी, हरिद्वार सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करती है, लेकिन बाकी जो बचे हुए सीट है उस पर आज मंथन होगा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग को भी तीसरी बैठक आज यहां पर होने वाली है। उससे पहले 2 बैठकों में उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर कोई फैसला सेंट्रल कमेटी ने नहीं ले पाई थी और आज शाम 6 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उत्तराखंड की 5 सीटों पर कैंडिडेट तय हो सकते हैं, यानी कि यहां पर उम्मीदवार आज कांग्रेस की तरफ से उतारे जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की सीईसी की बैठक में उत्तराखंड को भी लिया जाएगा और सीईसी में डिस्कशन के बाद उम्मीद करता हूं कि कल तक शायद टिकटों की डिक्लेरेशन हो जाए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में जीत की चाबी इस बार महिलाओं के साथ साथ युवाओं के हाथ में भी है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल महिलाओं और युवाओं को अपने पक्ष में करने पर जुटा हुआ है। बीजेपी को जहां अपनी सरकारों की नीतियों पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस की उम्मीद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जिंदा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों वाली अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार महिला और युवा अहम फैक्टर है। माना जा रहा है कि इन दोनों वर्गों का रुझान जिस दल की तरफ होगा वो दल जीत का परचम लहराएगा। असल में इस बार अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 में से 6 विधानसभाएं ऐसी है जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर सबसे अधिक महिला वोटर्स अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा में महिला वोटर्स का आंकड़ा अभी तक 2,60,000 से ऊपर पहुंच गया है। चंपावत में भले ही महिला मतदाता सबसे कम हो, लेकिन यहाँ भी बीते चुनाव के मुकाबले इनकी संख्या में 7,000 से अधिक का इजाफा हुआ है। और मुझे विश्वास है पूरे हमारे, चाहे वो युवा हमारा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी है, हमने बहनों के और युवा भाइयों के बीच में जाके, नव मतदाताओं के बीच में जाके बहुत सारे कार्यक्रम भी किए और हमें विश्वास है कि उनका सबका पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार कुल 6,50,000 से अधिक महिला वोटर्स हैं। ये आंकड़ा बीते लोकसभा चुनाव को देखते हुए तकरीबन 15,000 अधिक है। महिलाओं की तर्ज पर भी युवा वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 21,000 से अधिक वोटर्स हैं, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 2,60,000 के पार है। वहीं 30 से 39 साल के मतदाता की संख्या 3,37,000 से ऊपर जा पहुंची है। युवा मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या अल्मोड़ा जिले में है, जबकि चंपावत में सिर्फ 99,700 ही युवा मतदाता है। धरातल पे न तो महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न अन्य वर्गों के लिए भाजपा ने काम किया है। केवल वो मीडिया और प्रचार तंत्र तक ही सीमित है और निश्चित रूप से जनता इसको भली भांति समझते हैं। संख्या बल के लिहाज से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में युवा हो या फिर महिला वोटर्स दोनों अहम है। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि कौन सा दल इन दोनों वर्गों के वोट को ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में डलवाने में
सफल रहता है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की और सीएम ने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहीं रोड शो में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी के साथ सांसद तीरथ सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सीएम का रोड शो कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां पर सीएम ने लाभार्थियों का सम्मान किया। जिस प्रकार से आज लाभार्थियों के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से काम हुआ है, वो आज उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर कोटद्वार में इतनी हजारों हजार की संख्या में हमारी सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है। और लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू करने की सुगबुगाहट अब के बीच आसपास के लोगों की अब उन पर आस बन गई है, जो अपने धर्म संस्कृति के लिए पड़ोसी मुल्क छोड़ भारत में आकर बस गए हैं। देहरादून में भी ऐसे तकरीबन 150 परिवार हैं जो आज नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है जी। 2008 में आया हूँ जी। वीज़ा तो हम लेते रहते हैं। साल 2008 में पाकिस्तान में अपने पिता के हुए कत्ल के बाद जसपाल राणा अपनी मां और भाइयों के साथ पाकिस्तान छोड़ देहरादून में आकर बस गए। तब से वो किराए पर दुकान लेकर अपना परिवार चला रहे हैं। यही हाल ईश्वर लाल का है, जो अपने 3 बेटियों और बेटे के साथ प्रेम नगर में रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर वो अपना परिवार पाल रहे हैं। लेकिन संकट ये है कि बच्चे आज भी नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। देहरादून में ऐसे 150 के करीब परिवार हैं जो मजदूरी से लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उनके सामने संकट खुद की नागरिकता से लेकर बच्चों की पढ़ाई का है। डीएम ऑफिस में भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पर दिक्कत वही है जी कि नागरिकता भी है नहीं, तो बहुत ज्यादा समस्या कई चीजों में आ रही है हमें। हाँ, स्कूल की देखते हैं, और कई जैसे जो बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलता है वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। तो मेरा ईश्वर लाल नाम है और टंडन मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था। तो 2008 में हमारे बच्चे आए थे। तो मेरे एक्चुअली 3 लड़कियाँ, एक लड़का है, तो वो छोटे छोटे थे जमा, क्योंकि हालात की वजह से मैं यहाँ माइग्रेट हूँ। क्योंकि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं वहाँ पे, तो पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। मुश्किलें तो हमारे लिए वहाँ बहुत थी, तो इसलिए हमने अपने धर्म को मतलब नहीं छोड़ा। मुश्किलें जेल की, हमारे बंदों के भी वहाँ पे मर्डर हुए, मतलब 92 में मेन रोडों पे भी। बच्चों की शादी, किराए पर कमरे से लेकर नौकरी मिलने में भी ऐसे परिवारों के सामने संकट है। 15 से 20 साल से ऐसे परिवार देहरादून में रह रहे हैं। ये सभी लोग हिंदू होने के चलते ही भारत आए। अपने धर्म के प्रति प्यार ने उन्हें भारत आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान शरणार्थियों ने पीएम मोदी का भी आभार जताया कि मोदी सरकार के समय उनके अब आधार कार्ड भी बने और बैंक अकाउंट भी खुल गए। लेकिन वो अब समझ नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कहाँ। पहले जो भी गवर्नमेंट थी उसमें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी जी। जैसे हमारा आधार कार्ड भी नहीं था, बैंक अकाउंट भी नहीं थे, ना कोई अपने नाम पे मकान ना दुकान ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी आए तो उनकी कृपा से, भगवान जी की कृपा से ये हो गया कि भाई आधार कार्ड भी बन रहे हैं, बैंक अकाउंट भी खुल रहे हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं जी। 25 साल पहले आए पाकिस्तान से इंडिया, अब दिखते ही आप बच्चे बड़े हो रहे हैं और नेशनलिटी पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। 25 साल से यहाँ सब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, दुकानें हमारी, और सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें नेशनलिटी मिल जाए, जिससे हमारे लिए और भी आसानी हो। अगर लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होता है तो मोदी सरकार का ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और इस फैसले के अमल में आने से पहले कई ऐसे लोगों को उम्मीद है कि उनकी जिंदगी का अंधियारा खत्म होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
और विकासनगर से खबर आ रही है, जहां पर आसन नदी के पास शव मिलने के बाद पुलिस ने अब खुलासा किया है। मृतक इमरान की पीटकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक इमरान लूट के इरादे से एक बस्ती में गया था, जहां पर युवकों ने इमरान को पकड़कर पीट कर मार डाला। और हरिद्वार के खानपुर में चल रहे एक मेले में युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, बेल्ट चले। खानपुर के जटा शंकर मंदिर में इन दिनों मेला चल रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को मेले में झूला झूलने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ स्थानीय लड़कों के बीच इसे लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़े में डंडे और बेल्ट चलने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई युवक मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक भागकर अपनी जान बचाते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि पुलिस के पास अभी तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पहले सूखे से परेशान किया और फिर ओलों ने मारा। अब कम स्नोफॉल होने से फलों के उत्पादन पर संकट बन गया है। नैनीताल जिले के किसान मौसम की मार से परेशान हैं। बारिश की कमी और कम बर्फबारी से फलों की खेतों को नुकसान हो रहा है। वहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से भी फलों की खेती पर असर पड़ा। लिहाजा इस बार भी सेब की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उत्पादन कम होने के पूरे आसार हैं। फल उत्पादन में 50% का नुकसान काश्तकारों को होगा। बर्फ और बर्फबारी नहीं होने की वजह से फलों का जो साइज है वो भी छोटा होगा और उसके साथ साथ उत्पादन में भी भारी कमी आएगी। दरअसल मौसम के बदलाव ने किसानों पर संकट खड़ा कर दिया, तो सेब के अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी 900 से 1200 घंटे की चिलिंग बगानों को नहीं मिल सकी। पिछले साल भी सेब की फसल कम हुई और इस बार भी यही हाल है। वहीं मौसम की मार आड़ू, खुमानी, नाशपत्ती, पूलम की खेतों पर भी पड़ सकता है। असम में ओलावृष्टि की वजह से दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी सरकार इन सब चीजों के लिए चिंतित है और हम किसी भी प्रकार किसानों के लिए हमेशा सरकार कृत संकल्प है और निश्चित रूप से आगे भी काम करेगी। बहरहाल इन पहाड़ी फलों की डिमांड महानगरों की बड़ी मंडियों में है, लेकिन इस बार अगर उत्पादन घटा और फलों का साइज कम हुआ तो न रेट किसानों को मिलेगा, न ही बाजार को। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हिमाचल के 2 भाई अपनी मां को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। चलने में असमर्थ मां को श्रवण कुमार की तरह कंधे पर लेकर निकले 2 भाई धर्म नगरी हरिद्वार भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मां को मनसा देवी मंदिर समेत कई तीर्थों के दर्शन कराए। हरिद्वार में दर्शन के बाद दोनों भाई 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। हिमाचल की बद्दी से आए तेजपाल के मुताबिक वो 6 महीने तक इसी तरह पैदल यात्रा करते रहेंगे और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराने के लिए भी अपनी मां को लेकर जाएंगे। सोलन और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं। और रामनगर में महिलाएं होली की तैयारियों में जुट गई हैं। यहां पर महिलाएं होली के लिए हर्बल कलर बना रही हैं, जिसकी यहां के रिजॉर्ट में अच्छी खासी डिमांड है। होली के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में रंगों के इस त्योहार की तैयारियां भी तेज होने लगी है। सावलदे के विमर रिसोर्स सेंटर की महिलाओं के लिए यह त्योहार कुछ खास है। यहाँ ये महिलाएं इस त्योहार के लिए हर्बल रंग बना रही है। हल्दी, चुकंदर, पालक और गेंदे के फूल से ये रंग डिमांड पर बनाए जा रहे हैं। कल होली का त्योहार आ रहा है, इसलिए हम कलर बना रहे हैं, हर्बल कलर। और पिछले साल भी हमने हर्बल कलर बनाए थे 1 से 1.5 कुंटल के बीच में, और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हमको मिलता है। ताज से, तत्वा से, अनंतम से और लेमन ट्री से हमें ऑर्डर आते हैं। सर ये हर्बल कलर हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था। इसमें प्योर हम लोग हर्बल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे चुकंदर से ही गुलाल जो आप देख रहे होंगे पीछे,
वो चुकंदर से आ रहा है कलर। हरे कलर के लिए पालक का यूज़ किया है, कच्ची हल्दी हम लोग पीले कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं और प्योर हर्बल कलर बन रहे हैं। यहाँ इन हर्बल रंगों के लिए कई रिजॉर्ट से ऑर्डर मिले हैं, जो कई सालों से इनके बनाए रंगों का प्रयोग होली में करते रहे हैं। हमारे रिजॉर्ट में जो गेस्ट आते हैं, हर कोई यही चाहता है कि नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर यूज हो, तो हम हर साल इन्हीं से नेचुरल कलर और ये ऑर्डर करवाते हैं। रंगों के त्योहार के बाद भी किसी को उसे लगाए गए रंग से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये महिलाएं अपने काम में जुटी हुई हैं, जिससे रंगों का त्योहार सभी के जीवन में रंग घोल सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।